हाइड्रेशन एंथैल्पी हेडिंग, यहाँ तो बेटा ये ध्यान रखना है, हाइड्रेशन एंथैल्पी क्या होगा बेटा, हाइड्रेशन एंथैल्पी साइज के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है, यहाँ तो इतना ध्यान रखना है आपको, ठीक है। हाइड्रेशन एंथैल्पी साइज के इनवर्सली प्रोपोर्शनल, जिसका साइज छोटा होगा उसकी हाइड्रेशन एंथैल्पी क्या होगी, ज्यादा होगी। तो किसका साइज सबसे छोटा है, लिथियम का, लिथियम का साइज सबसे छोटा है तो इसकी हाइड्रेशन एंथैल्पी ज्यादा है। इसकी डिटेल कहाँ मिलेगी, इस फॉर्मूले की बेटा, हमने जहां फिर बता रहा हूँ केमिकल बॉन्डिंग उठाना, इसकी डिटेल मिल जाएगी, क्यों बना फॉर्मूला, कैसे हो गया ऐसे छोटे वाले की ज्यादा कैसे हो गई, ठीक है। इतने ध्यान रखेंगे, फॉर्मूला लिखेंगे भाई बस यहाँ पर, तो आप जल्दी। और आगे क्या है बेटा, क्या कह रहा है, लिथियम हैज मैक्सिमम डिग्री ऑफ हाइड्रेशन, सबसे ज्यादा हाइड्रेशन होता है इसका क्योंकि साइज छोटा है। और आगे क्या कह रहा है बेटा, यही रीजन है कि जो लिथियम के साल्ट होते हैं वो हाइड्रेटेड होते हैं, और इसमें किसी के भी, जैसे बेटा सोडियम का साल्ट होगा, पोटेशियम का, रुबिडियम का, सीजियम का, किसी का भी हाइड्रेटेड साल्ट नहीं मिलता, लिथियम का मिलता है बेटा। क्यों मिलता है लिथियम का हाइड्रेटेड साल्ट, वाटर क्यों लगा रहता है, क्योंकि इसका हाइड्रेट सब साइज छोटा होने की वजह से हाइड्रेशन ज्यादा होता है इसका भाई, इतना ध्यान रखना है। तो इसी वजह से इसके साथ कुछ ना कुछ वाटर लगा रहेगा, हाइड्रेशन ज्यादा होने की वजह से या हाइड्रेशन एनर्जी ज्यादा होने की वजह से। आगे देखते हैं बेटा फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या है। देखो क्या करा बेटा फिजिकल प्रॉपर्टीज में, ऑल द अल्कली मेटल्स आर सिल्वरी व्हाइट, पहले ध्यान रखेंगे सफेद होती है बेटा, सॉफ्ट होती हैं, और हल्की हल्की मेटल होंगी, लाइट मेटल होती है बेटा, भारी नहीं होती। इसका कारण भी समझाऊंगा बेटा, अभी भारी नहीं क्यों नहीं होती है, सॉफ्ट क्यों होती है और लाइट क्यों होती है, दोनों समझा दूंगा इसी पेज में। व्हाइट कलर क्यों होता है भाई, ये याद रखना है आप। देखो दिया भी बेटा इसने, आगे क्या करा, बिकॉज ऑफ द लार्ज साइज these element have low density which increase down the group from lithium to cesium। इनकी डेंसिटी सीजियम, इनकी डेंसिटी क्या होती है बेटा, लो, ये समझते हैं लो क्यों होती है बेटा, इनकी डेंसिटी लो। बेटा फिजिकल प्रॉपर्टीज है, इसका कोई नोट्स नहीं है, याद रखना है इसको ऐसी की ऐसी। देखो यहाँ पर क्या है भाई, लिथियम इनकी डेंसिटी कैसी होगी बेटा, लो। लो क्यों होती है, देखो डेंसिटी का अगर आपके फॉर्मूला याद हो, ये होता है बेटा मास बाई वॉल्यूम, मास बाई वॉल्यूम। आपको पता है बेटा वॉल्यूम कैसा रहता है इनका, इनका वॉल्यूम बोले तो साइज है बेटा, साइज कैसा रहेगा इनका, बड़ा, बहुत बड़ा बताया था अभी हमने, बड़ा होने की वजह से इनकी डेंसिटी क्या हो जाएगी, कम, यही कारण होता है इनकी डेंसिटी लो होती है भाई। बस ये फॉर्मूला लिख लेना आप इस उसके अंदर, और ऐसे अंडरलाइन कर लेना। आगे क्या कह रहा है, ऊपर से नीचे जाने पर क्या होगी बेटा, विच इंक्रीज डाउन द ग्रुप फ्रॉम लिथियम टू सीजियम। अच्छा एक चीज और है भाई, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रेंशियम। अब देखो क्या कह रहा है बेटा, एक चीज बताओ बेटा, ये पीरियड, ये जो लो वर्ड आया ना बेटा, लो डेंसिटी, पीरियड वर्ड क्या लिया आया है। पीरियड में जब हम देखेंगे, पीरियड में साइज कैसा होगा बेटा इनका, अपने पीरियड में सबसे बड़ा, साइज बड़ा होने की वजह से डेंसिटी क्या हो जाएगी इनकी, कम। ये तो लो की बात होगी। अब बढ़ क्यों गई बेटा ऊपर से नीचे जाने पर, ऊपर से नीचे जाने पर अगर आप देखें, तो एटॉमिक मास बढ़ रहा है बेटा, एटॉमिक मास क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। क्यों बढ़ रहा है देख लेते हैं बेटा, इसका तो 3 होता है, इसका 23 होता है अगर आपके याद हो, ठीक है। इसका 39 होता है एटॉमिक मास। जब बेटा एटॉमिक मास ये 3 नहीं होता बेटा, इसका 6 होता है, 6 एटॉमिक मास की बात कर रहा, इसका 6 है, इसका 23 है, इसका 39 है, और आगे के हमारे याद नहीं है ना, हमें याद करने हैं। ऊपर से नीचे जाने पर एटॉमिक मास बढ़ रहा है, एटॉमिक मास अगर बढ़ रहा है तो डेंसिटी भी क्या हो रही है बेटा, बढ़ रही है। अब आप देखिए सोचेंगे कि भाई साइज भी तो बढ़ रहा है, फिर वही बात आती है बेटा, जो डेंसिटी डिपेंड करेगी वो मेजॉरिटी किसके ऊपर डिपेंड करेगी, मास के ऊपर डिपेंड करेगी। यहाँ पर बढ़ेगा तो बेटा वॉल्यूम भी है, लेकिन डोमिनेंट कौन सा रहेगा, मास रहेगा, उसी वजह से मैं मास को बता रहा हूँ। ध्यान रखना डेंसिटी किसके ऊपर डिपेंड करेगी, यहाँ पर मास के ऊपर। ऊपर से नीचे जाएंगे हम, ऊपर से नीचे जाने पर क्या होगा आपका, एटॉमिक मास बढ़ेगा, मास बढ़ेगा तो डेंसिटी भी बढ़ेगी, ठीक है। तो ध्यान रखेंगे बेटा डेंसिटी किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी, एटॉमिक मास के ऊपर, बस ये वर्ड ध्यान रखेंगे, एटॉमिक मास के ऊपर। अगर ऊपर से नीचे जाएंगे तो एटॉमिक मास बढ़ेगा, एटॉमिक मास बढ़ेगा तो डेंसिटी भी बढ़ेगी, ठीक है। अब आगे देखते हैं भाई क्या चक्कर है इसके अंदर। देखो क्या कह रहा है, हाउ एवर, हालांकि पोटेशियम इज लाइटर देन सोडियम, कह रहा बेटा पोटेशियम क्या होता है, वो हल्का होता है सोडियम से, पोटेशियम हल्का हो जाएगा सोडियम से। ये एक्सेप्शन है बेटा, एक है, इसको लिख लेंगे अलग से, क्या डेंसिटी, इसको अलग से लिखेंगे भाई, यहाँ पर अपनी नोट कॉपी में नोट बना के लिखो बेटा, नोट्स ही बनने, चलो नोट बना के लिखो, डेंसिटी ऑफ सोडियम कैसी होगी बेटा, ज्यादा होगी पोटेशियम से। ये बात तो हमारी उस बात की उल्टी होगी जो अभी हम बता रहे थे। क्यों होगी उल्टी,
क्योंकि एटॉमिक मास कम है इसका। अब देखो यहाँ पर ऐसा क्या है, इसके अंदर बेटा पोटेशियम के अंदर डी ऑर्बिटल वैकेंट दिखाई देता है। डी ऑर्बिटल वैकेंट होने की वजह से तो थोड़ा इसका साइज तो बड़ा हो जाता है। देखो यहाँ पर सोडियम की बात करते हैं, सोडियम कितना होता है 11, इसको एक्सेप्शन को बेटा ऐसे समझेंगे हम, 2 8 10 और 1 11। पोटेशियम समझते हैं, पोटेशियम कितना होता है आपका 19 होता है बेटा, इसको बनाते हैं 2 8 10 8 18 और 1 19। ठीक है, अब बेटा थर्ड शेल आ गई, इसमें कौन सी शेल आ गई, थर्ड शेल, जिसके अंदर 8 इलेक्ट्रॉन है। तो इसका 3D ऑर्बिटल बेटा क्या है, यहाँ पर खाली है। जब खाली चीज होगी ना बेटा कोई, अभी मैंने क्या लिखा था, डेंसिटी का फॉर्मूला ऐसे लिखा था, क्या, मास बाई वॉल्यूम। ठीक है, तो क्या है बेटा, खाली होने की वजह से वॉल्यूम तो ज्यादा घेरेगी, लेकिन मास कैसा रहेगा उसका, कम रहेगा। वॉल्यूम ज्यादा तो डेंसिटी कम, मास कम तो तब भी डेंसिटी कम। यही कारण है पोटेशियम की डेंसिटी कम होती है। एक बार और सुन लो क्या कह रहा मैं, पोटेशियम के लिए अप्लाई कर रहा बेटा ये फॉर्मूला, डेंसिटी इक्वल टू मास बाई वॉल्यूम। हमें पता है पोटेशियम में 3D थर्ड शेल आ गई, तो इसमें 3D ऑर्बिटल क्या है बेटा, वैकेंट है। थर्ड शेल जब आ गई, 3D तो नहीं आता इसका अफवाह में, लेकिन थर्ड शेल आ गई तो 3D भी होना चाहिए, लेकिन वो 3D में इलेक्ट्रॉन नहीं गया, इलेक्ट्रॉन नहीं गया, तो 3D क्या पड़ा है उसका, खाली पड़ा हुआ है। ठीक है, तो खाली पड़ा हुआ है तो बेटा वजन कैसा है उसका, मास कैसा हो गया, कम। मास कम हो गया तो डेंसिटी भी क्या मानेंगे, कम। दूसरी पहली चीज। और दूसरी चीज क्या है बेटा, शेल कितनी है टोटल, इसमें 4 शेल हैं, 1 2 3 4। शेल तो ज्यादा है बेटा, तो वॉल्यूम भी कैसा रहेगा, ज्यादा रहेगा। वॉल्यूम ज्यादा रहेगा तो डेंसिटी कम रहेगी। तो इस तरीके से ये कारण था क्या, कि सोडियम की डेंसिटी ज्यादा आ रही थी पोटेशियम से। क्यों आई थी बेटा पोटेशियम की कम, क्यों आई थी, एक तो 3D ऑर्बिटल रीजन है इसका, वैकेंट 3D ऑर्बिटल पड़ा है, खाली 3D ऑर्बिटल होने की वजह से। ठीक है, जगह ज्यादा घेर रहा वो और है खाली, तो उसके हिसाब से अगर हम देखें तो क्या रहेगा, जगह ज्यादा घेर रहा है और मास कम है, तो डेंसिटी भी क्या रहेगी उसकी, कम रहेगी। यही कारण है बस भाई इसका है। एक्सेप्शन है, कुल मिला के ऐसे ध्यान रखेंगे, एक्सेप्शन बहुत आएंगे भाई इनऑर्गेनिक में, हर लाइन के अंदर एक्सेप्शन आने वाला है आपका, जो आपके पैटर्न के उल्टा होगा बिल्कुल। कह रहा है क्या, कह रहा वो ऐसा क्या, डेंसिटी किसके ऊपर डिपेंड करेगी, एटॉमिक मास के ऊपर। ये तो पैटर्न बोल रहा है बेटा कि ऐसा होना चाहिए भाई, लेकिन यही बात एकदम अगली लाइन में गलत हो जाएगी, बीच बीच में को कहीं कहीं को गलत होती रहेगी, कि जो मेन फॉर्मूला होगा उसको फॉलो नहीं करनी लाइन है हमारी। तो इसका मतलब वे लाइनें एक्सेप्शन कहलाएंगी, थोड़ी उलट होंगी उस लाइन की, उनको हमें स्पेशली याद करनी है। वही लाइनें जो एक्सेप्शन होती है वही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। क्यों, क्योंकि बच्चे को याद रहता है ऊपर से नीचे जाने पर एटॉमिक मास बढ़ता है तो डेंसिटी भी बढ़ेगी, जबकि यहाँ एकदम उल्टा हो गया, बीच में को एकदम सीक्वेंस, सोडियम का ज्यादा होना चाहिए था, हो गया किसका, पोटेशियम का ज्यादा होना चाहिए था, क्योंकि एटॉमिक मास ज्यादा था पोटेशियम का, लेकिन हो गया किसका ज्यादा, सोडियम का। ये अजीबोगरीब चीज आ गई एकदम, ये हमने समझाई क्यों आया, इसको आपको याद रखना है स्पेशली अलग से, जो एक्सेप्शन आते रहेंगे वो अलग से याद रखना है। इसको एक्सेप्शन हेडिंग डाल के डाल देना भाई, एक्सेप्शन। एक्सेप्शन का मतलब जो हमारा रूल है ना उससे अलग बात है, ये रूल उसको फॉलो नहीं करना रूल को। रूल तो ये डेंसिटी एटॉमिक मास के ऊपर डिपेंड करेगी, उसको फॉलो नहीं करना भाई, जो रूल को फॉलो नहीं करना उसे ही एक्सेप्शन बोलेंगे। लिख लेना इसको जरा। अब आगे देखो क्या कह रहा है बेटा, द मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, यहां से देखेंगे मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स of alkali metal are low, indicating weak metallic bonding due to the presence of only single valence electron in them। यहां से यहां तक देखते हैं बेटा क्या कह रहा है, बड़ा जबरदस्त चीज है। देखो मेटेलिक बॉन्डिंग आनी चाहिए बेटा आपके समझ में, हमने शायद आपको सिखा ही नहीं बेटा मेटेलिक बॉन्डिंग किसको बोलते हैं, हम सिखा रहे हैं यहाँ, थोड़ा समझने की कोशिश करना। मेटेलिक बॉन्डिंग, मेटेलिक बॉन्डिंग क्या होती है, ये आपका मेटल का एक टुकड़ा है, कोई सी भी मेटल ले लीजिए आप, है अल्कली मेटल ही है, ये मेटल है भाई आपकी, ये भी मेटल, ये छोटे छोटे पार्टिकल है इसके अंदर, मेटल के छोटे छोटे पार्टिकल हैं आपके मेटल के। इस तरीके से इन मेटल की टेंडेंसी क्या होगी बेटा, ये इलेक्ट्रॉन निकाल देंगे अपने अंदर से, किसमें चेंज हो जाएंगी, इस तरीके से। तो बेटा ये सारी की सारी प्लस, सारी ना हो जो मोस्टली हो, सारी किसमें रहेंगी, प्लस की फॉर्म में रहेंगी, इसमें रहेंगी प्लस की फॉर्म में, +1 की फॉर्म में रहेंगी सारी की सारी। और बेटा इनके इलेक्ट्रॉन जो होंगे वो बाहर रहेंगे, इसी इन्हीं की सरफेस में निकले, भाग नहीं जाने निकल के यहाँ से, सरफेस पे रहेंगे। क्यों नहीं भाग जाने, क्योंकि कैटायन ने फिर अट्रैक्शन लगा दिया उनके ऊपर, तो इनके अंदर शेल में से इनके निकल जाएंगे, लेकिन सरफेस पर ही वो पड़े रहेंगे, तैरते रहेंगे सरफेस पर ही। ठीक है, अब ये क्या बन गया बेटा, देखो ये इलेक्ट्रॉन तैरते रहते हैं, हमें दिखाई नहीं देते, लेकिन ये इलेक्ट्रॉनों का एक क्या बन जाता है, समुंदर सा बन दिखाई देने लगता है। क्या दिखाई देने लगता है, इलेक्ट्रॉनों का एक समुंदर सा यहाँ पर दिखाई देने लगता है, इलेक्ट्रॉन का समुंदर, सी ऑफ इलेक्ट्रॉन भी कहते हैं बेटा इसको, क्या कहते हैं, ये इलेक्ट्रॉन का समुंदर सा पड़ा है जिसे सी ऑफ इलेक्ट्रॉन कहते हैं। अब सुनना भाई ध्यान से, इस इलेक्ट्रॉन,
ये जो समुंदर पड़ा है इलेक्ट्रॉनों का, और जो ये कैटायन पड़ेंगे, कैटायन और इस इलेक्ट्रॉन के सी के ऊपर, सी ऑफ इलेक्ट्रॉन बोलते हैं बेटा, सी ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी कि इलेक्ट्रॉनों का समुंदर, और कैटायन के बीच एक अट्रैक्शन लगता है बेटा, उस अट्रैक्शन को मेटेलिक बॉन्डिंग बोल देते हैं। सी ऑफ इलेक्ट्रॉन यानी कि वो इलेक्ट्रॉन जो मेटल में से बाहर निकल गए, उन इलेक्ट्रॉन और कैटायन के बीच एक अट्रैक्शन लगेगा, उस अट्रैक्शन को क्या बोल देंगे, मेटेलिक बॉन्डिंग। आया भाई समझ में? सी ऑफ इलेक्ट्रॉन कहां से आए थे? मेटल में से बाहर निकले थे, और मेटल किस में चेंज हो गई थी? मेटल कैटायन में चेंज हो गई थी, इलेक्ट्रॉन बहुत सारे बाहर निकले हुए हैं, तो उन इलेक्ट्रॉन को क्या बोला? सी ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉनों का समुंदर। उन इलेक्ट्रॉन और इस मेटल कैटायन के बीच अट्रैक्शन लगेगा बेटा, उस अट्रैक्शन को क्या बोल देंगे? मेटेलिक बॉन्डिंग। उस अट्रैक्शन की वजह से ये सारी मेटल भी आपस में जुड़ी रहेंगी, ठीक है, सारे इलेक्ट्रॉन भी जुड़े रहेंगे, मेटल इलेक्ट्रॉन मेटल से जुड़ रहेंगे, मेटल इलेक्ट्रॉन से जुड़ रहेंगे, या सारी मेटल मेटल आपस में भी जुड़ी रहेगी। इससे किस तरीके से जुड़ी रहेगी, थोड़ा आप ऐसे फील कर सकते हो भाई, देखो यहाँ इसको, देखो ये मेटल है आपका, ये मेटल है आपकी, ये मेटल कैटायन है, ये इलेक्ट्रॉन है भाई, ये मेटल कैटायन, ये मेटल कैटायन है आपकी, और ये क्या है? इलेक्ट्रॉन। ठीक है बेटा, यहाँ पर एक अट्रैक्शन लगेगा इस तरीके से, इस तरीके से एक अट्रैक्शन लगेगा, इस तरीके से लग गया बेटा, ये अट्रैक्शन लग गया है। तो देखो मेटल मेटल के साथ जुड़ी हुई है बेटा, इस इलेक्ट्रॉन की हेल्प से जुड़ रही है ना, ये वाली मेटल इस मेटल के साथ जुड़ी हुई है इस इलेक्ट्रॉन की हेल्प से, ये मीडिएटर है, इसको आप गोंद भी समझ सकते हो। इस गोंद ने, इस फेविकोल ने, फेविक्विक ने दो मेटल आयन को चिपका रखा है, तो सारी इलेक्ट्रॉन ये जो होंगी आपकी मेटल आयन जुड़ रहेंगे। किस बॉन्ड के थ्रू जुड़ रही है? जो ये बॉन्ड दिखाई दे रहा है, यहां से लेकर यहां तक और यहां से लेकर यहां तक, ये जो बॉन्ड दिखाई दे रहा है यही मेटेलिक बॉन्ड कहलाएगा। आया भाई समझ में? भी ना आया? एक बार और सुन लो, मेटल में से इलेक्ट्रॉन निकला, इस मेटल में से भी इलेक्ट्रॉन निकला, ठीक है भाई, इलेक्ट्रॉन निकल गया। अब यहाँ पर क्या लग गया? एक अट्रैक्शन, यहाँ पर भी क्या लग गया? एक अट्रैक्शन लग गया, ठीक है, और ये अट्रैक्शन इधर भी रहेगा। अब मुझे तो ये बताओ, क्या ये मेटल, ये वाली मेटल इस वाली मेटल से जुड़ रही है? क्या बिल्कुल जुड़ रही है बेटा। किसने जोड़ रखा है? इलेक्ट्रॉन की हेल्प से। इस इलेक्ट्रॉन को आप फेविक्विक मान सकते हो, फेविक्विक है, फेविक्विक, फेविक्विक या फेविकोल है। इस फेविकोल की हेल्प से दोनों मेटल आयन आपस में जुड़ी हुई हैं। तो बेटा जो यहाँ पर बॉन्ड बनना है, कौन सा बॉन्ड है वो? जिस बॉन्ड से जुड़ रही है उसे मेटेलिक बॉन्ड कहते हैं, ये वाला बॉन्ड, ठीक है भाई, ये वाला बॉन्ड और ये वाला बॉन्ड, इस बॉन्ड को क्या बोल देंगे? मेटेलिक बॉन्डिंग या मेटेलिक बॉन्ड बोल देंगे। इस मेटेलिक बॉन्ड की हेल्प से ही दोनों मेटल आपस में जुड़ रही है। आया भाई? थोड़ा थोड़ा समझ में नहीं आया? आगे देखो भाई क्या कह रहा है, देखो लो बोल रहा बेटा, वीक मेटेलिक बॉन्डिंग क्यों बोल रहा? आपको पता है बेटा, एक एक ही इलेक्ट्रॉन निकलेगा, मेटल में से कितने इलेक्ट्रॉन निकलेंगे? एक। मेटल में से कितने इलेक्ट्रॉन निकलेंगे? एक। जब बेटा एक इलेक्ट्रॉन निकलेंगे तो वीक अट्रैक्शन लगेगा यहाँ पर, ज्यादा इलेक्ट्रॉन निकलते तो ज्यादा, देखो एक इलेक्ट्रॉन निकला तो कम अट्रैक्शन लगा यहाँ पर। अगर ये ज्यादा इलेक्ट्रॉन निकाल दूंगा ना मैं, मान लिया दो बना दूं, यहाँ पर दो ही इलेक्ट्रॉन आ गए, मान लिया फिर बेटा अगले उसमें मैं दो इलेक्ट्रॉन निकाल दूं, फिर दो आ गए। अब बेटा ज्यादा अट्रैक्शन लगने वाला है यहाँ पर, देखो ज्यादा अट्रैक्शन लगने वाला है अब यहाँ पर। यहाँ पर तो दो मेटल आयन, दो मेटल के पार्टिकल ने दो इलेक्ट्रॉन निकाल लेते, दो जगह से जुड़ा था। अब ये देखो ये कितनी सारी जगह से जुड़ गया, ये ज्यादा जगह से जुड़ रहा है बेटा, क्योंकि दो यहाँ से जुड़ गया, दो यहाँ से, एक यहाँ से, कई सारी जगह से जुड़ रहा है। ज्यादा इलेक्ट्रॉन निकलेंगे तो बेटा ज्यादा मजबूत बॉन्ड बनेगा, कम इलेक्ट्रॉन निकलेंगे तो कम मजबूत बॉन्ड बनेगा। एक इलेक्ट्रॉन तो सबसे कम होता है बेटा, एक इलेक्ट्रॉन के बाद तो इलेक्ट्रॉनों की गिनती खत्म हो जाती है, तो एक ही इलेक्ट्रॉन निकालते हैं। एक इलेक्ट्रॉन निकालेंगे तो वीक बॉन्ड बनाएंगे, इलेक्ट्रॉन मेटल के साथ वीक बॉन्ड बनाएंगे, वीक, इसको कहता था वो वीक। आगे देखो क्या कह रहा भाई जल्दी से, देखो क्या कह रहा बेटा, यहाँ पर वीक तक तो आ गए थे हम। वीक मेटेलिक बॉन्ड मिलेगा भाई आपको, ठीक है। क्यों मिला भाई वीक मेटेलिक बॉन्ड? वीक का फिर सुन लो भाई, इनके पास जो ये मेटल है ना बेटा, एक ही इलेक्ट्रॉन निकाल दिया आउटर मोस्ट शेल से, तो उस इलेक्ट्रॉन और उस मेटल के आयन के बीच
कम अट्रैक्शन लगेगा। क्यों लग रहा है कम? एक की वजह से लग रहा है बेटा, एक इलेक्ट्रॉन की वजह से अट्रैक्शन, तो वीक बोल देंगे। दो की वजह से लगेगा, दो इलेक्ट्रॉन की वजह से, तो थोड़ा स्ट्रॉन्ग। तीन की वजह से लगेगा और ज्यादा स्ट्रॉन्ग। सात, सात तक इलेक्ट्रॉन निकल जाते हैं बेटा। अब देखो सात में जब इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, सात, एक मेटल सात जगह से जुड़ी हुई होगी सात इलेक्ट्रॉनों से, तो वो स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होगा। यहाँ पर वीक कहलाएगा। क्यों? क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन से जुड़ रही है, तो वीक है। आगे देखो क्या बोल रहा है बेटा, वो सिंगल लिखा भी इसने, ओनली सिंगल वैलेंस इलेक्ट्रॉन इन दैम, इसकी वजह से क्या होता है, वो वीक होता है। आगे देखो, दलकली मेटल एंड देयर साल्ट इम्पार्ट कैरेक्टरिस्टिक कलर ड्यू टू एन ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम। इसको समझा रहा बेटा मैं, क्या है पूरा का पूरा क्या चीज है। देखो बेटा, सोडियम है, सोडियम का टुकड़ा है बेटा। इसके ऊपर, सोडियम के ऊपर क्या डाली हमने? विजिबल, क्या कह रहा है बेटा, दिस इज बिकॉज द हीट फ्रॉम द फ्लेम एक्साइड्स द आउटर मोस्ट शेल। आपने इसके ऊपर रेडिएशंस डाली बेटा, इसके ऊपर कोई रेडिएशंस डाल दिए हैं, गर्म कर दिया आपने, हीट दे दिया आपने इसको, या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स डाल दी बेटा, यूवी लाइट डाल दिया आपने इसके ऊपर, या हीट दे दी, तो क्या होगा बेटा, गर्म हो जाएगा। तो इसके इलेक्ट्रॉन जो होंगे ना, सोडियम के जो इलेक्ट्रॉन होंगे, एटम है बेटा, एटम में इनफाइनाइट शेल पाई जाती है। ये इलेक्ट्रॉन, ये न्यूक्लियस है, ये इसका क्या बेटा, एटम। अब जो इसके इलेक्ट्रॉन पड़े होंगे ना बेटा, मान लिया ये इलेक्ट्रॉन पड़ा हुआ है, हीट को एब्जॉर्ब करके, जो है ना, हमने पहले ही बढ़ा रखा भाई स्पेक्ट्रम के अंदर, ये लाइन हीट को एब्जॉर्ब करके ये एकदम ऊपर वाली शेल के अंदर जाएगा, इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आ जाएगा। बेटा गर्म हो गया, थोड़ी देर के बाद क्या होगा, ये एटम ठंडा भी होगा। जब ये ठंडा होगा ना, तो ये जो इलेक्ट्रॉन ऊपर गया ना बेटा, वापस आएगा नीचे, वापस आ जाएगा नीचे। और जब ये वापस आएगा, अब हीट को बाहर निकाल देगा। क्यों? क्योंकि जब ये ऊपर था तो इसकी एनर्जी ज्यादा थी, जब ये नीचे आ गया तो इसकी एनर्जी कम है बेटा। जब एनर्जी कम है तो हीट को बाहर निकालेगा, और जब बेटा वो हीट जो होगी वो रेडिएशंस की फॉर्म में बाहर निकालेगा। किसकी फॉर्म में? रेडिएशंस की फॉर्म में बाहर निकालेगा, वो रेडिएशंस की फॉर्म में। उन रेडिएशंस की वजह से बेटा इसका कलर दिखाई देगा। क्यों कलर दिखाई देगा? उन रेडिएशंस का में बेटा क्या होगी, उन रेडिएशंस में वेवलेंथ होती है कुछ बेटा। क्या होती है? वेवलेंथ। ध्यान से सुनना भाई, रेडिएशंस है, रेडिएशंस में क्या होती है? वेवलेंथ। ठीक है, और हर एक वेवलेंथ का कुछ ना कुछ कलर होता है बेटा। क्या होता है? हर एक वेवलेंथ का कुछ ना कुछ कलर। अब सुनेंगे ध्यान से, हमने इसको हीट दी, हीट देने के बाद इलेक्ट्रॉन कहाँ पर पहुंच गया बेटा? ऊपर। अब ये ठंडा होगा थोड़ी देर के बाद, तो इलेक्ट्रॉन वापस अपनी वहीं पर आएगा जहां पर आना था, वापस वहीं पर आके रुक गया। तो इसके अंदर से हीट बाहर निकली। किस फॉर्म में बाहर निकलेगी वो हीट? रेडिएशंस की फॉर्म में। रेडिएशंस में क्या होगी बेटा? वेवलेंथ। हमें पता है रेडिएशंस में, लाइट एनर्जी में, ठीक है, वेवलेंथ होती है। अब हर एक वेवलेंथ का कुछ ना कुछ कलर होता है। तो बेटा जब ये कलर कलर ही बाहर निकलेगा, कुल मिला के ऐसे समझ लो, जो कलर बाहर निकलेगा वही कलर हमें इस एटम का दिखाई देगा। तो बस आपको इसके अंदर क्या ध्यान रखना है, हर एक मेटल का कुछ ना कुछ कलर होगा। और बेटा ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखेंगे, कलर किसका क्या है ये इंपॉर्टेंट है। ये कलर आप याद रखेंगे। क्या? लिथियम का कलर कैसा होता है? क्रिम्सन रेड। सोडियम का येलो। पोटेशियम का वॉयलेट। रुबिडियम का रेड वॉयलेट। सीजियम का ब्लू। इसका डिटेल में नहीं जाना है, कहां से आया कलर, क्यों आया, किस तरीके से नहीं आया, ना हम कभी जिंदगी में इसको पढ़ने कहां से आया, क्यों आया, क्या नहीं। आपको इसका कलर याद करना है नीट टेस्ट के लिए। कलर आ जाता है बेटा, वेवलेंथ नहीं याद करनी है आपको, वेवलेंथ पे मत जाना आप, हैं वेवलेंथ वाला पॉइंट नहीं याद करना, कलर याद रखना है, इंपॉर्टेंट है। फिर बोल रहा हूं मैं, हर टेस्ट के अंदर आया हुआ है आपका कलर, हर टेस्ट के अंदर कलर आया हुआ है कि लिथियम का कलर कैसा होता है, सोडियम का कैसा, पोटेशियम का कैसा, रूबिडियम का कैसा, सीजियम का कैसा। ये कलर जरूर याद रखना, इस कलर के बिना काम नहीं चलना भाई, याद हो जाने चाहिए भाई कलर से भी। आपके कलर क्या है, किसका क्या है, वो यहीं से याद कर लेना, नोट में मत करना इसको। इसके वेवलेंथ मत याद करना है, वेवलेंथ जो लिखी है, लैम्डा जो लिखी है, उसकी जरूरत नहीं है वेवलेंथ की। अब आगे देखो क्या करा भाई, देखो अल्कली मेटल कैन देयरफॉर बी डिटेक्टेड बाय द रेस्पेक्टिव फ्लेम टेस्ट एंड कैन बी डिटरमाइंड बाय द फ्लेम फोटोमेट्री। अब देखो क्या, ये एटॉमिक एड्सॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी है, तो वो ये बेटा एड्सॉर्प्शन स्पेक्ट्रम जो हमने पढ़ाया था। देखो क्या कह रहा है ये, फ्लेम फोटोमेट्री, एटॉमिक स्पेक्ट्रोस्कोपी का मतलब क्या है, वो ये जो भी मैंने समझाया बेटा। क्या? लाइट डालेंगे एटम को, लाइट दी, हम हीट दी हमने एटम को, फिर वही बात है, तो इसका इलेक्ट्रॉन क्या होगा बेटा, इसका इलेक्ट्रॉन यहाँ से ऊपर जाएगा, जब ये ठंडा होगा तो नीचे वापस आ जाएगा। ठीक है, फिर वापस आने पर क्या निकालेगा, यहाँ से रेडिएशंस निकालेगा। उन रेडिएशंस में कुछ ना कुछ क्या होगी बेटा, वेवलेंथ होगी। जब वो वेवलेंथ जो होगी आपकी, हर एक वेवलेंथ में क्या होता है, कुछ ना कुछ कलर होता है, तो कलर दिखाई देगा। तो क्या होगा बेटा, हीट दे के कलर पहचानना फ्लेम फोटोमेट्री कहलाएगा।
समझ में आया भाई। और ये एटॉमिक एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा, ये तो हमने पढ़ा रखा, वहां देख लेना। एटॉमिक एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा भी इसी को बोल रहा है बेटा। जो कलर आ रहा है उस कलर को स्क्रीन पर नोट कर लेना बेटा। जो वेवलेंथ आई यहाँ पर, या जो रेडिएशंस बाहर निकली, इस रेडिएशंस को प्रिज्म से पास कराते हैं तो हमें कलर दिखाई दे जाते हैं, उसको बोल रहा है एटॉमिक एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी। आया भाई समझ में। फ्लेम फोटोमेट्री, एटॉमिक एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी एक ही बात है दोनों। क्या बात है, वो जो मैं फिनोमिना बार बार समझा रहा आपको, कलर का दिखाई दे जाना। ठीक है, फ्लेम का मतलब हीट देकर, फ्लेम टेस्ट का मतलब हीट देना। आग कोई बोलते हैं बेटा, फ्लेम है ज्वाला, आग को फ्लेम, हीट वही बोल रहा मैं, हीट देकर कलर का पता लग जाना, उसको बोलते हैं। आगे देखो क्या कह रहा है, फिर वही बात, फिर वही बोले बेटा, दीज, आगे इसने डिटेल दे दिया बेटा इसी बात का जो मैंने समझा है। दीज एलिमेंट व्हेन इरिडिएटेड विद लाइट, यानी कि जब इनके ऊपर लाइट डालेंगे, लाइट एनर्जी को क्या करेंगे, एब्जॉर्ब करेंगे। ठीक है, जिससे इनका इलेक्ट्रॉन खो देंगे। इलेक्ट्रॉन खो देने का मतलब इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट अपनी ग्राउंड लेवल को छोड़कर हायर एनर्जी लेवल में चले जाएंगे इलेक्ट्रॉन। ठीक है, उससे क्या होगा बेटा, फिर वापस क्या होंगे, वो लौट कर आएंगे। वही समझा रहा, देखो अब ये जो मैंने समझाया उसी को समझाने की कोशिश कर रहा है। देखो क्या कह रहा है, दिस प्रॉपर्टी मेक्स सीजियम एंड पोटेशियम यूजफुल एज इलेक्ट्रॉन इन फोटो इलेक्ट्रिक सेल। अब देखो भाई क्या कह रहा है, जब हम इनको पिछले वाले पेज पे क्या कर रहा था, वो क्या दे रहा था, हीट दे रहा था। एटम को क्या करा बेटा, सोडियम का एटम है, सोडियम का एटम, इसको क्या दी उसने, हीट दे दी। हीट दे दी, हीट देने के बाद क्या होगा, इसके अंदर से इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेगा। यूं कह रहा भाई, देखो क्या कह रहा, इलेक्ट्रॉन इसके अंदर से बाहर निकलेगा। देखो कैसे निकलेगा इलेक्ट्रॉन, ये न्यूक्लियस, ये पहली शेल, ये दूसरी शेल, और ये तीसरी शेल, तीन शेल होती हैं इसमें। ये इसका इलेक्ट्रॉन है भाई, आपको पता है। ये जो इलेक्ट्रॉन है इसका, आपको इतना पता है, इलेक्ट्रॉन जो है ना इस न्यूक्लियस के साथ अट्रैक्टिव फोर्स के साथ जुड़ा हुआ है। आपने क्या काम करा बेटा, इसको हीट दे दी, यहाँ से ये हीट दे दी आपने, यूवी लाइट दे दी। तो जब हीट देंगे, ये अट्रैक्शन जो था, ये वाला जो अट्रैक्शन था, ये टूट जाएगा पॉजिटिव और निगेटिव के बीच, जिससे इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाएगा। और जो आपने जो एनर्जी दी, यही एनर्जी आपकी आयनाइजेशन एनर्जी कहलाती है भाई। आयनाइजेशन एनर्जी भी इसे बोलते हैं। इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए जितनी एनर्जी दी जाती है, इलेक्ट्रॉन, ये एनर्जी क्या काम करेगी, पॉजिटिव और इलेक्ट्रॉन के बीच जो अट्रैक्शन लगा रहा है उस अट्रैक्शन को तोड़ देगी। जैसे ही अट्रैक्शन टूटा, इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेगा। तो इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए जिस जो एनर्जी दी हमने, वही एनर्जी क्या कहलाती है, आयनाइजेशन एनर्जी। ठीक है, तो बेटा जैसे ही हम इनको हीट देते हैं, इनका इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाता है, और यही इलेक्ट्रॉन ही फोटो इलेक्ट्रिक सेल के अंदर यूज होता है। हमने पढ़ा रखा आपको फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, स्ट्रक्चर ऑफ एटम में, वहां देखना इसको डिटेल जाकर क्या है। अब आगे देखो केमिकल प्रॉपर्टीज दे। अच्छा, केमिकल प्रॉपर्टीज से पहले भाई ये टेबल देखते हैं, क्या है टेबल। टेबल बड़ी इंपॉर्टेंट है भाई, ये इस टेबल के ऊपर बहुत क्वेश्चन आ रहे हैं आपके। टेबल देखेंगे भाई, टेबल ध्यान से देखते चलेंगे क्या है क्या नहीं, बड़ी इंपॉर्टेंट टेबल है आपकी। देखो पहले बात कर रहा बेटा वो एटॉमिक नंबर की, इसकी बात कर रहा है वो एटॉमिक नंबर। आपको पता है बेटा, जब आप टॉप टू बॉटम है भाई सारी है, लिथियम से फ्रेंशियम तक टॉप टू बॉटम जाते हैं आप, तो एटॉमिक नंबर बढ़ता जाता है। याद होना चाहिए बेटा, 3, 11, 19, 37, 35, 57 एटॉमिक नंबर। दूसरा एटॉमिक मास है बेटा, लिथियम का कितना है, 7 दिया है भाई उसने, 7 याद रखेंगे। सोडियम का कितना है बेटा, ये 23 है। सोडियम का 23 में काउंट करते हैं भाई इसको, 23 में, 23 में। पोटेशियम को 39, बस इतना याद रखना, और किसी की हमें जरूरत नहीं है बेटा। ये ऐसे ध्यान रखना है बस, लेफ्ट टू ऊपर से नीचे जाने पर, ऊपर से नीचे जा रहे भाई हम, वो अलग बात है, सिर्फ लेफ्ट टू राइट लिख दिया। लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रेंशियम। क्या है इस टेबल का भाई, नोट्स नहीं बनाना इस टेबल का, टेबल खुद ही नोट्स है। इसको क्या क्या याद करना वो मैं बोल रहा है। तो आपको क्या याद होनी चाहिए बेटा, एटॉमिक नंबर। क्या याद होना चाहिए, एटॉमिक नंबर। एक आपका एटॉमिक मास किस किस का, लिथियम का याद रखना 7 होता है, सोडियम का याद रखना 23 होता है, पोटेशियम का याद रखना 39 होता है। अगले वाले मत याद करना। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ये हमने समझाया बेटा भी आपको, वहां देखना क्या है। आयनाइजेशन एंथैल्पी भी आपको याद नहीं करनी है भाई, किसकी क्या वैल्यू है ये याद नहीं करनी है आपको, ये याद नहीं करनी है। ठीक है, हाँ इसके अंदर बेटा ये जरूर दिखाई दे रहा है, इसका 520, इसका 496, 419, 403, 376 से 375, ये जरूर दिखाई दे रहा है बेटा। ऊपर से नीचे जाने पर लिथियम हो गया, सोडियम, पोटेशियम,
रुबिडियम, सीजियम, फ्रेंशियम, ऊपर से नीचे जाने पर आयनाइजेशन एनर्जी घट रही है बेटा। तो आयनाइजेशन एनर्जी किसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, साइज के। साइज बढ़ रहा है तो आयनाइजेशन एनर्जी घट रही है। आपको ये नंबर नहीं याद रखना, ये याद रखना क्या ऊपर से नीचे जाने पर, जब आप ऊपर से नीचे जाएंगे तो आयनाइजेशन एनर्जी क्या होगी बेटा, आपकी डिक्रीज हो जाएगी। डिक्रीज को मैं नीचे के एरो से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, डिक्रीज हो जाएगी भाई, ठीक है। ये याद रखना आपको, ना कि ये नंबर याद करने बैठ जाओ आप। इस वाले का आयनाइजेशन एंथैल्पी के ये नंबर नहीं याद करने भाई, ये वाले ये नंबर बिल्कुल भी याद मत करना, ना हमें याद करने हैं। हाँ ये याद रख लेना क्या, कि ऊपर से नीचे जाने पर घट रहे हैं। ऐसे बेटा हाइड्रेशन, हाइड्रेशन एंथैल्पी की भी बात होती है। आपको ये नंबर नहीं याद रखने हैं भाई, ये क्या नंबर है ये याद नहीं करना है। याद होना चाहिए आपका हाइड्रेशन एंथैल्पी क्या होती है। अभी हमने बताया था ऊपर से नीचे जाने पर हाइड्रेशन एंथैल्पी क्या होगी, घटेगी। क्यों, क्योंकि हाइड्रेशन एंथैल्पी का हमने फॉर्मूला लिखवाया था, क्या है, हाइड्रेशन एंथैल्पी किसके डायरेक्टली किसके होती है भाई, ये साइज के इनवर्सली प्रोपोर्शनल, ऊपर वाला ही फॉर्मूला है। जिसका साइज ज्यादा होगा उसके हाइड्रेशन एंथैल्पी क्या हो जाएगी बेटा, कम। ऐसे लिखवाया हमने, जिसका साइज ज्यादा उसके हाइड्रेशन एंथैल्पी कम। साइज देख लो किसका ज्यादा है बेटा, साइज आपका किसका ज्यादा होता है, फ्रेंशियम का तो दे ही नहीं रखा क्योंकि रेडियोएक्टिव एलिमेंट है, कुछ प्रॉपर्टी देगा उसकी, कुछ नहीं देगा, इस पर ध्यान ही लगाना हमें फ्रेंशियम पे। तो भाई पहली बात तो ये, सीजियम की बात कर लेते हैं बेटा। सीजियम की देखो साइज क्या था इसका, सबसे बड़ा। जब साइज सबसे बड़ा है ना बेटा तो ये सबसे कम है, और लिथियम का साइज कैसा है, सबसे छोटा, तो ये सबसे ज्यादा है, बस ये याद रखना। और रेगुलर ट्रेंड भी है बेटा, ऐसा नहीं है कोई कम ज्यादा कोई एक्सेप्शन आ रहा हो, इनमें कोई एक्सेप्शन नहीं आया अभी तक। इसकी सबसे ज्यादा है लिथियम की, क्यों है, क्योंकि इसका साइज सबसे कम, जिसका साइज सबसे कम होगा उसकी हाइड्रेशन एंथैल्पी सबसे ज्यादा होगी। रेगुलर ट्रेंड, रेगुलर का मतलब सीक्वेंस में चल रहा, ज्यादा उससे कम, फिर उससे कम, फिर उससे कम, फिर उससे भी कम। ये नंबर नहीं याद रखना आपको, फॉर्मूला याद करना भाई, ये वाला और ये वाला, खत्म। दो लाइनें खत्म, समझ में आया भाई, ये डाउट है इसमें, डाउट है क्या भाई, जल्दी बताओ इसमें किसी को। हेलो, इन चारों यस लाइनों सर, में। आ गया। हाँ वेरी गुड। मेटेलिक रेडियस, बेटा ये रेडियस हमने पढ़ाई है आपको, मेटेलिक रेडियस हमने पढ़ाया था, याद हो तो कुछ इस तरीके से, क्या क्रिस्टल लेटिस बताया था मैंने इस तरीके से। और क्रिस्टल लेटिस में ये बताया था बेटा मैंने, ये भी आपको केमिकल ये पीरियोडिक टेबल में भी दिखेगा। जो नियरेस्ट एटम होते हैं बेटा, ये नियरेस्ट एटम के बीच की डिस्टेंस क्या होती है आपकी, डी कहलाती है बेटा, ये यहाँ से लेके यहाँ तक डी। और डी का जो आधा होता है वो मेटेलिक रेडियस कहलाती है। यानी कि यहाँ और यहाँ ये दो एटम, इन दोनों एटम के जो बीच की डिस्टेंस होगी डी, ये डी है बेटा, डी इन दोनों के बीच की डिस्टेंस, तो उसका हाफ, इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस जो होती है आपके न्यूक्लियस के बीच की डिस्टेंस का हाफ मेटेलिक रेडियस कहलाता है बेटा आपका। तो मेटेलिक रेडियस भी आपको पता है बेटा, साइज ही है कुल मिला के, ये साइज है भाई और कुछ नहीं है। एटॉमिक रेडियस समझ लो। एटॉमिक रेडियस नाम क्यों नहीं दे रहे बेटा, मेटेलिक क्यों नाम दे रहे हैं हम इनको, क्योंकि मेटल है, तो मेटेलिक रेडियस बोल रहा, आप इसको एटॉमिक रेडियस भी कह सकते हैं। आपको पता है ऊपर से नीचे जाने पर साइज क्या, रेडियस बोले तो साइज बढ़ जाता है, देखो ये कम, ये ज्यादा, ये और ज्यादा, ये और ज्यादा, ये और ज्यादा। ये भी आपको एक्चुअल वैल्यू याद नहीं करनी है, आपको क्या याद करना, ऊपर से नीचे जाने पर साइज क्या होता है बेटा, बढ़ जाता है, ये याद रखना आपको, ठीक है। हाँ इस पे आ जाते हैं भाई, इसके अंदर बात करते हैं हम सबसे पहले मेल्टिंग पॉइंट के ऊपर। मेल्टिंग पॉइंट के ऊपर, हाँ बताओ भाई, कुछ कह रहे होगा भाई। हेलो, हेलो, नहीं आ रहा, कुछ नहीं कह रहे भाई। मेल्टिंग पॉइंट देखो भाई, मेल्टिंग पॉइंट अभी बताया था बेटा, मेल्टिंग पॉइंट मैंने, अगर आपके याद हो, मेल्टिंग पॉइंट किसके बताया था मैंने, एटॉमिक मास के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। और भाई मेल्टिंग पॉइंट जो होता है ना, मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट, बेटा और भी बहुत सारे फैक्टर होते हैं जिनके ऊपर डिपेंड करता है। इसको अलग से मेल्टिंग पॉइंट हेडिंग डाल के किस दिन पूरा लेक्चर लूंगा, लेकिन अभी नहीं लेता, पहले थोड़ा चलने दो, पी ब्लॉक एस ब्लॉक दोनों चलने दो, पूरे हो जाने दो, उसके बाद लूंगा। क्योंकि मेल्टिंग पॉइंट कहीं तो मैं एटॉमिक मास के ऊपर डिपेंड कर दूंगा, कहीं किसी और चीज के ऊपर डिपेंड कर दूंगा, कहीं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के ऊपर, अलग अलग जगह डिपेंड करता रहूंगा। क्यों कर डिपेंड होगा बेटा, वो एक पेज में मैं डिटेल में समझाऊंगा किस दिन क्यों हो रहा है ऐसा है। फिलहाल तो यहाँ देख लो बस क्या है, मेल्टिंग पॉइंट या बॉइलिंग पॉइंट किसके डायरेक्टली किसके ऊपर डिपेंड करता हो बता रहा मैं, एटॉमिक मास के। तो यहाँ तो एटॉमिक मास ही ध्यान रखना बस भाई। ये देखो अगर एटॉमिक मास बढ़ेगा, देखो क्या हो रहा है यहाँ पर, उल्टा हो रहा है भाई, यहाँ पर देखो, देख लेते हैं इसको। अच्छा मेल्टिंग पॉइंट कितना दिया बेटा इसने,
454 दिया। इसका कितना है बेटा आपका, ज्यादा है, इसका क्या है बेटा थोड़ा कम, इसका और कम, इसका और कम, इसका और कम, ऐसे बॉइलिंग पॉइंट है भाई, ये ज्यादा, ये कम, ये थोड़ा और कम, ये और कम, ये और कम। ये बताओ बेटा, अभी मैंने मेल्टिंग पॉइंट हेडिंग पढ़ाया था, अगर आपके ध्यान हो, किसके ऊपर डिपेंड करता हुआ बताया था भाई, मेल्टिंग पॉइंट पढ़ाया भी मैंने, नहीं पढ़ाया इसी चैप्टर में, इसी लेक्चर में? सर बायो का लिंक आ गया। अच्छा, बोर हो गए क्या आप इससे, थक गए हो क्या? अच्छा 11:30 हो गए बाबा, इतना ही छोड़ते हैं, टाइम हो गया बेटा पूरा है, और कल देखेंगे। चलो 1 सेकंड रुके रहना बेटा, मैं अटेंडेंस ले रहा हूँ जरा, 1 मिनट के लिए रुके रहना प्लीज, 1 मिनट रुके रहना बेटा, अटेंडेंस ले रहा हूँ मैं, 1 मिनट रुके रहेंगे आप। सर मैं फोटो भेज दूंगा। हाँ फोटो भेज देना, ठीक है वेरी। अच्छा एक चीज बताओ बेटा, मुझे एक चीज बताओ, क्या ये फोटो क्लास के बाद भी लिया जा सकता है क्या, क्लास फिनिश होने के बाद? हेलो, नो सर। चलो ठीक है फिर, फोटो भेज दो मुझे। अब ले जा सका केवल। अच्छा ठीक है।